कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.1 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और उसके सभी सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं, बहुत ही आसान है। और इनको समझने से पहले आप पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो एक बार ज़रूर समझ ले, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसका लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखो क्या लिखा है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। हम रेखाखंड की तुलना 3 तरह से करते हैं। अब ये कह रहा है कि रेखाखंड की तुलना केवल अगर आप देखकर करते हो तो हमें क्या हानि हो सकती है। तो देखो रेखाखंड की तुलना करते हैं, जैसे एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये। अब आप देखकर तुलना कर सकते हो, देखकर बता सकते हो कि ये वाला रेखाखंड बड़ा है और ये वाला रेखाखंड क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या हानि हो सकती है। अब हानि क्या हो सकती है, जैसे हमने देख लिया और देखकर अंदाज़ा लगाया कि ये रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है और ये रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है। लेकिन जब हम इसको मापेंगे रूलर की सहायता से, तो जैसे मैंने इसको मापा तो ये आपके आ रहा है 4.6 सेंटीमीटर का, 4.6 का। और जब मैंने इसको मापा तो ये मेरे पास आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर का। जबकि मैंने अंदाज़ा क्या लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि ये 4 का निकलेगा और ये 3 का, लेकिन ये 4.6 का निकलता है और ये 3.3 का निकलता है। तो हमारा जो अंदाज़ा है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, या मापने में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे हमें देखकर अगर हम तुलना करते हैं तो क्या हो सकता है, मापन त्रुटि हो सकती है। क्या हो सकती है, मापन त्रुटि। या आप कह सकते हो कि हमारा अंदाज़ा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो रेखाखंड को अगर हम देखकर तुलना करते हैं तो हमें मापने में त्रुटि हो सकती है या फिर हमारा अंदाज़ा गलत हो सकता है, ठीक है। यह हानियाँ हो जाएगी। अब देखो सवाल नंबर 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। ये एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर अधिक अच्छा क्यों है। देखो ये तो है आपका रूलर, ठीक है, और ये है आपका डिवाइडर। अब सवाल कह रहा है कि इससे ये अधिक अच्छा क्यों है। अब ये अच्छा क्यों है, क्योंकि जो इसके सिरे हैं, नुकीले सिरे, वो बिल्कुल पतले होते हैं और पतले बारीक होते हैं, जिसे जो हम मापते हैं ना, तो मापने में जो सटीक माप हमें प्राप्त होता है, सही माप में प्राप्त होता है। जब हम इससे मापते हैं तो इससे गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी लाइनें आती है और ये थोड़ा मोटा होता है। इसके जो ये होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं इसके सिरे, तो जब इससे मापते हैं ना तो बिल्कुल सटीक माप प्राप्त होता है। इस कारण ये अधिक अच्छा है। तो हम क्या लिखेंगे, रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से सटीक माप प्राप्त होता है। और लिख सकते हो क्योंकि डिवाइडर के जो सिरे होते हैं पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या होगा, बिल्कुल सही माप प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3, कोई रेखाखंड AB खींचिए। एक रेखाखंड खींचना है AB, तो ये मैंने एक रेखाखंड खींच दिया AB, ठीक है। आगे क्या लिखा है, A व B के बीच में कोई बिंदु C लीजिए। A और B के बीच में एक बिंदु लेना है C। अब कहीं पे भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया C, ठीक है। AB मतलब ये पूरी लाइन, BC मतलब ये BC छोटी लाइन, CA ये वाली लाइन की लंबाई मापिए। सबको मापना है। क्या AB बराबर है AC प्लस CB के। पहले एक रेखाखंड खींचना है, AB खींच दिया, उसके बीच में कहीं पे भी एक बिंदु लेना है, C ले लिया। अब AB को भी मापना है, BC को भी मापना है और CA को भी मापना है। क्या ये सही है, तो हम चेक कर लेते हैं, माप लेते हैं। स्केल ले लिया हमने, रूलर ले लिया, और जब मैंने AB को मापा तो ये मेरे पास आया 8 सेंटीमीटर। AB को मापा तो कितना आया, 8 सेंटीमीटर बराबर। अब AC को मापना है, ये ना AC
ये AC को माप लो। जब मैंने AC को मापा तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है प्लस, अब जब मैंने CB को मापना है, ये CB को मापा तो ये भी 4 सेंटीमीटर आया। तो देखो 8 बराबर 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जो AB पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन वो इसको और इसको जोड़ने से क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरी 8 है, तो ये 4 और ये 4 है, तो AB का जो मान है पूरी लाइन का वो इसको और इसको जोड़ने से प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे हाँ कि AB बराबर AC प्लस CB होता है। ठीक है ना, आगे समझ में, आपको कॉपी में करके देखना है। अब देखो सवाल नंबर 4, एक रेखाखंड पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है। एक रेखाखंड है, उस पर A, B और C 3 बिंदु स्थित है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के बीच में स्थित है। देखो इसने कहा है कि AB बराबर तो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर है 3 सेंटीमीटर और AC बराबर है 8 सेंटीमीटर। 3 बिंदु हैं ABC और तीनों एक ही रेखाखंड पर है। तो देखो 3 माप दे रखी है, तो सबसे बड़ी माप कौन सी है बेटा, AC है, 8 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले आपको स्केल लेना है और एक लाइन खींचनी है 8 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने स्केल से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, उसका नाम क्या है, AC। ठीक है, सबसे बड़ी लाइन खींचनी है, खींच दी। अब देखो AB कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये रहा A, अब कितनी खींचेगी, 5। तो हम यहीं A पर रखेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर बनाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ कौन A, ये हो गया 5 यहाँ से यहाँ तक, तो कौन क्या नाम है, AB, तो A है और यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब BC कितनी है, 3। अब इसको जब मापोगे ना आप, तो ये आपको BC प्राप्त हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, BC प्राप्त हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गए आपके 5, ये हो गए आपके 3 और ये पूरी लाइन कितने हो गए आपके, 8 हो गई। अब बताओ बीच में कौन सा बिंदु है, B है ना बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, कौन क्या लिखा है, इनमें से कौन बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के बीच में है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु B A व C के बीच में स्थित है। आगे समझ में। अब देखो ये वाला, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। रेखाखंड AG, A और G, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस रेखाखंड AG का जो मध्य बिंदु है वो D है, ये हमें बताना है। तो देखो D से अगर हम इधर आते हैं तो 1 2 3 और D से इधर चलते हैं तो भी 1 2 और 3, तो इधर भी 3 है और उधर भी कितना है, 3 है। अगर इधर भी 3 और इधर भी 3, तो ये बीच में होगा, दोनों तरफ बराबर है ना, दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये बीच में ही है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, देखो इधर से अगर देखा तो AC बराबर कितना है, 3 और उधर से देखा तो GE बराबर कितना है, 3। यहाँ से इधर ये भी 3, देखो 1 2 3 और यहाँ से उधर भी 1 2 3, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो, अतः क्या कह सकते हो, D क्या है, AG का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि इस बिंदु के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ की जो लंबाई है या ऊंचाई है या चौड़ाई है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाता है। नंबर 6, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। जहाँ A B C और D एक ही रेखा पर स्थित है, बताइए AB बराबर CD क्यों। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। देखो ये एक रेखाखंड है, इसका नाम क्या है, AC, ये AC, ठीक है। इन दोनों का मध्य बिंदु B है, मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या है, B है, ठीक है। आगे लिखा है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। ये जो C है वो रेखाखंड B, और इधर आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ कौन आएगा, D आएगा। तो देखो BD का मध्य बिंदु C है और AC का मध्य बिंदु B है। जहाँ A B C और D एक ही रेखा पर है, A B C और D एक ही रेखा पर है,
तो बताइए ए बी बराबर सी डी क्यों, ये ए बी इस सी डी के बराबर क्यों है, ये हमें बताना है। तो देखो पहले तो डायग्राम बनाना है कि ए सी का मध्य बिंदु बी है, बना दिया। फिर कह रहा है कि बी डी का मध्य बिंदु सी है, बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि ये ए बी और सी डी बराबर क्यों हैं। देखो कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो बी क्या है, इस ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु है ना, सवाल में कहा है बेटा अगर ये ए सी का मध्य बिंदु है ना बी, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। कौन कौन सा, ए बी बराबर है बी सी। इसे मानोगे आप समीकरण नंबर 1। ये बीच वाला बिंदु है, ये मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के। अब कह रहा है कि सी क्या है, रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, ये भी इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो सी क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है ना, ये वाला। अगर ये बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है। कौन कौन सा, बी सी बराबर किसके होगा, सी डी के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। भाई ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 में देखो, यहाँ भी बी सी और यहाँ भी बी सी, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या नाम है, ए बी बराबर हो गया सी डी। आ गया समझ में। तो इस कारण ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। भाई ये दोनों बराबर है ना, अगर ये बी सी बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखो 7वां, 5 त्रिभुज खींचिए, 5 त्रिभुज बनाने और उनकी भुजाओं को मापिए और उनकी भुजाओं को मापना है। प्रत्येक की स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। मतलब आपको 5 त्रिभुज बनाने हैं, जैसे कोई से भी माप के, जैसे मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया। कोई से भी आपको 5 त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये बना लिया, फिर मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बना लिया, और एक त्रिभुज मैंने ये ऐसे बना लिया। 5 त्रिभुज बनाने हैं आपको, बना लिए, 1 2 3 4 और 5। अब इनकी भुजाओं को मापना है। इस रूलर लेंगे और इससे, जैसे मैंने इसकी भुजा को मापा तो ये मुझे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब मैंने मापा तो ये 3 सेंटीमीटर, और जब इसको मैंने मापा तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लो या फिर इन दोनों को, कोई 2 भुजाओं को, देखो 2 + 3, इन दोनों भुजाओं का जोड़ इस भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इन दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के जोड़ से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, 2 और 3 5 होता है, 5 क्या है, 4 से बड़ा है। तो बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। देखो इसमें ये बड़े का चिन्ह है, मतलब इन दोनों का मान इससे क्या है, बड़ा है ना। तो जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है उस तरफ बड़ा है, और जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार आपको ये लेना है और इनको भी माप लेना है। जैसे मैंने यहाँ मापा, अंदाज से लिख रहा हूँ मैं, आपको माप के लिखना है। जैसे ये 5, ये 4 और ये प्राप्त हुआ मुझे 6। देखो इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा। या आपको जैसे इन दोनों को जोड़ा, 5 + 4 9 होते हैं। ये दोनों बड़े हैं किससे, तीसरी भुजा से। यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, आपके बड़ा होना चाहिए। आप सभी को माप के देखोगे और उनकी 2 भुजाओं को जोड़ोगे, जो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहाँ भी ऐसा ही करना है, आपको मापना है। जैसे ये मुझे 10 प्राप्त हुआ, ये मुझे 9 प्राप्त हुआ और ये मुझे 7 प्राप्त हुआ। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे बड़ी हो जाएगी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार सभी को आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यही समाप्त होती है। प्रश्नावली 5.1 समाप्त हुई। आपको समझ में आई हो तो बताइएगा मुझे, लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है, उतारो।